मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोले सीएम धामी, मिड डे मील योजना को लेकर की बड़ी घोषणा। कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर सीएम धामी का वार, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल, कहा गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा आया सामने। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा, अगले साल से हर ब्लॉक के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को भारत दर्शन कराएगी सरकार। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी के विवेचना अधिकारी की गवाही पूरी, अब 30 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद का निधन, जनसंघ के प्रखर नेता थे अनुसुईया प्रसाद। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, बद्रीनाथ हाईवे बंद, 600 यात्री फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ और सीधा आपको लिए चलते हैं चमोली, जहां चमोली में गोपेश्वर जिला अस्पताल में हुआ हंगामा। ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने मरीज के परिजनों से कहा, अब ऑपरेशन करना अकेले मेरे बस में नहीं है। खबर आपको बता रहे हैं, सर्जन मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ये सर्जन की तरफ से कहा गया। परिजनों ने सर्जन की लापरवाही पर किया हंगामा। जिला अस्पताल में ग्रामीणों ने किया हंगामा। हंगामा देख अस्पताल प्रबंधन ने एयर एम्बुलेंस के लिए कहा। एम्स ऋषिकेश ले जाकर बेहतर उपचार का दिया आश्वासन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सर्जन भी हेलीकॉप्टर से मरीज के साथ एम्स पहुंचे। एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हंगामा देख अस्पताल प्रबंधन ने एयर एम्बुलेंस के लिए कहा। एम्स ऋषिकेश से ले जाकर बेहतर उपचार का दिया आश्वासन। सर्जन भी हेलीकॉप्टर से मरीज के साथ एम्स पहुंचे। एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने मरीज से कहा, अब ऑपरेशन करना अकेले मेरे बस में नहीं। चमोली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सर्जन की तरफ से मरीज के परिजनों से कहा गया और मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों ने सर्जन की लापरवाही पर किया हंगामा। जिला अस्पताल में ग्रामीणों ने किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हंगामा देख अस्पताल प्रबंधन ने एयर एम्बुलेंस के लिए कहा। एम्स ऋषिकेश ले जाकर बेहतर उपचार का दिया आश्वासन। हंगामा देख अस्पताल प्रबंधन ने एयर एम्बुलेंस के लिए कहा। बड़ी जानकारी आपको चमोली से बता रहे हैं, एम्स ऋषिकेश ले जाकर सर्जन भी हेलीकॉप्टर से मरीज के साथ एम्स पहुंचे। एम्स ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज के परिजनों से सर्जन ने कहा, अब ऑपरेशन करना अकेले मेरे बस में नहीं। इसी को लेकर मरीज के परिजनों ने सर्जन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद परिजनों ने सर्जन की लापरवाही पर हंगामा भी किया। जिला अस्पताल में ग्रामीणों ने किया हंगामा।
देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश ने चारों ओर कहर बरपाया है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल ये है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, 100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जगह जगह पुल बह गए, कई मकानों को भारी नुकसान है और कई मकान खतरे की जद में आ गए। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को आधे घंटे का समय दिया, लेकिन कांग्रेस के धारचूला विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। अब तक 5000 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। मानसून की बारिश ने चारों ओर कहर बरपाया है। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में नुकसान के बादल जमकर बरसे हैं। प्रदेश का हाल ये है कि आए दिन बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदी नाले उफान पर हैं, 100 से अधिक सड़कें बंद हैं, जगह जगह पुल बह गए हैं, कई मकानों को भारी नुकसान है और कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बार फिर टिहरी पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया है। उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं उनको तत्काल सहायता करी जाए। और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ। 310 की उनकी हर एक जितनी बार भी आई है उनको उसको मैंने 58 में परिवर्तित करके सुना है। आज क्योंकि हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे जो कि ज़रूरी थे, चाहे वो विधेयक थे, चाहे वो बजट था, उनको हमें उन पर चर्चा भी होनी थी। इसलिए उसको मैंने अस्वीकार किया। उनका जो 310 का 58 हमने लिए उनके, लेकिन 310 वाला जो उनका सूचना आई थी उसको मैंने अस्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जब सरकार और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब बातचीत की, उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का समय इसमें दीजिए, हम आधा घंटा में अपनी बात कहना चाहेंगे। मैंने विनिश्चय देने के बावजूद, शायद परंपरा भी नहीं और नियम भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड का मुद्दा था, मैंने स्वीकार किया और उसके बाद उनको बोलने के लिए कहा। वहीं आपदा के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों को आधे घंटे का समय दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ही पार्टी पर विधानसभा में उन्हें बोलने का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। नाराज विधायक हरीश धामी ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री को बताई। वहीं हरीश धामी की नाराजगी के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और कई तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षियों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूँ, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सौभाग्य खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने
कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका। अपने नेता प्रतिपक्ष जिसे गुहार लगाई होगी वहां समय की कि मुझे भी कुछ समय मेरे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बोलने का दिया जाए, उनको समय नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने शायद नाराजगी दिखाई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें बुला करके उनकी समस्या को निदान करने के लिए उनसे वार्ता की, उनसे बात की कि उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं, और अधिकारी को निर्देशित भी किया। और ये कर्तव्य बनता है एक पार्टी के जो बड़े नेता जिनकी जिम्मेदारी होती है कि किस विधायक को कहां पर सदन में बुलवाना है, सत्र में बुलवाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आज हरीश धामी जी ने ये प्रश्न चिन्ह अपने ही नेताओं के ऊपर लगाया तो कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कुछ दाल में काला नजर आता है। और हरीश धामी जी क्योंकि जब भी कोई बात बोलते हैं तो बिल्कुल पुख्ता तरीके से बोलते हैं, तो मुझे लगता है अगर उन्होंने समय मांगा और उनकी पार्टी ने नहीं दिया तो ये वाकई एक निराशाजनक विषय है और इसमें उन्हें मंथन करना चाहिए। देखिए, आपदा से पूरा उत्तराखंड प्रभावित है। ऐसी कोई तहसील नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां आपदा से क्षति ना हुई हो। जगह जगह मार्ग बाधित है, नेशनल हाईवे तक जगह जगह से अवरुद्ध हुए पड़े हैं। और केदारनाथ आपदा में तो आप देख लीजिए, आज इतने दिनों बाद भी सरकार लापता लोगों का और मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बता पा रही है। तो क्या आपदा प्रबंधन है? और इतने दिनों बाद भी जो है मुआवजे की कोई घोषणा मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है। मुआवजे की घोषणा तो दूर छोड़िए, आप आपदा में हुए नुकसान को ही मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग अपने परिजनों को खोज रहे हैं, रो रो करके उनके परिजनों का बुरा हाल है, लेकिन सरकार जो है उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए तैयार नहीं है। 2013 की आपदा अगर आपको याद होगी, उस समय जो भी नुकसान हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जनता को, जो भी पीड़ित थे, प्रभावित थे, उनको स्वयं मूल्यांकन की छूट दी थी कि आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर आपदा के मुद्दे पर सड़क से सदन तक सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां विपक्ष का आरोप है कि सरकार आपदा प्रबंधन को लेकर पूरी तरह से फेल है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष बेहतर व्यवस्था का दावा कर रहा है। देखना होगा आपदा पर मचा सियासी बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चलिए बढ़ते आगे खबरों में। मंगलौर व बद्रीनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव में जीत का दम भर रही है। नैनीताल पहुंचे पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार इस वक्त डरी है, इसलिए निकाय चुनावों को टालने में जुटी है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव पर हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ में चुनाव जीतने के साथ 2027 का रास्ता बाबा केदार बना रहे हैं। हालांकि हरक सिंह रावत को टिकट देने के सवाल पर हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केदारनाथ की मर्यादा के अनुरूप ही उम्मीदवार का चुनाव होना चाहिए। इसके साथ ही टिहरी झील में टेंडर मामले में सवालों पर आए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी नेता अपनों को रेवड़ी बांट रही है और जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो दोयम दर्जे के हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने उठाए गैरसैंण सत्र को लेकर बड़े सवाल किए हैं। नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई गलतियां सत्र में की हैं। हरीश रावत ने कहा कि स्पीकर द्वारा पारित विधेयक को कैसे प्रवर समिति को भेजा गया, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में आपदा, महिला सुरक्षा समेत तमाम पहाड़ के मुद्दे थे, लेकिन विधानसभा इन पर आधा दिन भी चर्चा नहीं कर सकी। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में ही 2 महीने में राज्य में 9 घटनाएं महिलाओं से जुड़ी हैं, जिससे लगता है कि कानून व्यवस्था लचर है। नगर निकाय चुनाव को लेकर विधायक को प्रवर समिति को भेजने पर सवाल उठाए हैं। वहीं हरीश रावत ने कहा कि 2027 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और गैरसैंण राजधानी बना देंगे। अपने द्वारा पारित, स्पीकर द्वारा पारित घोषित विधेयक को प्रवर समिति को कैसे भेज सकते हैं? कोई चीज़ समझ में तो आए कि उसके लिए पूरी प्रक्रिया है कि नया विधेयक आएगा, पुराने विधेयक को आप निस्तेज घोषित करेंगे, वॉइड घोषित करेंगे, तब नया विधेयक लाएंगे और उस विधेयक को फिर आप प्रवर समिति को भेज सकते हैं। एक पूरी विधायी प्रक्रिया है। तो इन चीज़ों से हमारे मान सम्मान, राज्य के और विधानसभा के मान सम्मान पर गंभीर सवाल उठे हैं और इसलिए विधानसभा का एक विशेष सत्र तत्काल होना चाहिए और उस सत्र के माध्यम से ये जो 3 बुनियादी बातें मैंने कही हैं, इनका निराकरण हो सकता है। खबर उत्तराखंड में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करेंगे खबरों का। उत्तराखंड सरकार में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर आपदा सचिव ने जिला सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कपकोट और बागेश्वर में आपदा के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुए राज्य सरकार की संपत्तियों और परिसंपत्तियों का आंकलन कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए। आपदा के नुकसान में ग्रामीण स्तर पर खेत खलिहानों, आवासीय मकानों में हुई क्षति पर भी आपदा मद से मरम्मत और पुनर्वास हेतु धनराशि दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार के पास आपदा मद में खर्च करने के लिए धनराशि पर्याप्त मात्रा में है। आपदा के मानकों में केंद्र और राज्य स्तर से बदलाव कर स्थिरता लाई जाएगी। बागेश्वर शहर में प्रमुख समस्याओं में बंद पड़े झूला पुल को खोलना, स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं तथा मंडल सेरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुंती गधेरे की रोकथाम जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं से जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने सचिव विनोद कुमार सुमन को अवगत कराया है। कपकोट का हाल बताते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने आपदा की भेंट चढ़ गए। मल्ला, विचला और तल्ला दानपुर के ग्रामीणों के विस्थापना और पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। पुनर्वास का मुद्दा सचिव के सम्मुख उठाया गया। पहाड़ में रह रहे गरीब व्यक्ति को आपदा के तहत न्यूनतम धनराशि भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो रही है। मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए आपदा के अलग अलग मानक बनाने की आवश्यकता है। माननीय प्रभारी अधिकारी जो हमारे बागेश्वर के हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे प्रभारी अधिकारी भी हैं और साथ साथ आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हैं, हमारे जो सचिव आपदा भी हैं। और हमारा हम सब अवगत ही हैं कि पूरा कपकोट एरिया, बागेश्वर एरिया आपदा से ग्रसित रहता है। तो हमारे जितने भी आपदा का जो नए नियम आए हैं, सर ने उनके अनुपालन के लिए हम लोग को निर्देशित किया है। बागेश्वर की जो बहुत पुराने टाइम की जो समस्या है, चाहे झूला पुल को लेकर हो, चाहे हमारा कुंती नाले को लेकर मंडल सेरा की समस्या है, या हेली उड़ान की समस्या है, या फिर यहाँ पर चिकित्सा विभाग की विभिन्न समस्याएं, नया हॉस्पिटल बनना है, नया। आप जानते हैं कि बागेश्वर जनपद आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ आए दिन तमाम तरह की आपदाओं से लोगों का सामना होता रहता है। आपदा से जो क्षतियाँ हो रही हैं उसको कैसे उसे निपटा जाए, फ्यूचर में आपदा न आए उसके लिए मिटिगेशन के कार्य कैसे किए जाएँ कि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके, उस दिशा में आज हम लोगों ने बैठक की है। मुआवजे जो भवनों के हैं, आज सरकार 150 करोड़ के पुनर्निर्माण की बात कर रही है, 200 करोड़ की पुनर्निर्माण की बात कर रही है, 500 करोड़ की पुनर्निर्माण की बात कर रही है। लेकिन जो पीड़ित जो पहाड़ में, जो हम कह रहे हैं एक तरफ से पलायन नहीं होना चाहिए, आदमी ने वहीं रहना चाहिए हमारे पहाड़ में। आज कई गांव ऐसे हैं खतरे की जद में आ गए हैं, मल्ला दानपुर, बिस्ला दानपुर, कांडा कंचार, दुग नागुरी, कनलगढ़ घाटी, जिनने आपदाएं देखी हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने उनके विस्थापन की कार्रवाई आतिथि तक कहीं नहीं करी है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड शासन ने सरकारी अस्पतालों में उपचार सस्ता कर दिया। स्वास्थ्य शुल्क की दरों में 30 से 50% की कमी की गई है। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी अस्पतालों में होने वाली जांच की दरें काफ़ी बढ़ गई थी। इससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कुछ जाँच तो ऐसी थी जिनकी दर सरकारी और प्राइवेट में लगभग बराबर हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क अधिक होने से गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में भी उपचार करना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अस्पताल उपचार सस्ता कर दिया। सिविल अस्पताल रुड़की में जो पर्चा 28 रुपए का बन रहा था वो अब 20 रुपए 20 का बनेगा। इसी तरीके से चेस्ट एक्सरे जो अब तक 215 का होता था अब वो 60 का होगा। अल्ट्रासाउंड 570 का था वो अब 523 का हो गया। बेड चार्ज 57 रुपए थे, अब उन्हें 25 रुपए का कर दिया गया है। इसी तरह से प्राइवेट वार्ड का चार्ज 387 प्रतिदिन था, लेकिन अब 300 कर दिया गया है। इमरजेंसी भर्ती चार्ज 145 से घटाकर 50 कर दिया गया। इस तरह से अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के शुल्क में 30 से 50% की कमी कर दी गई है। ये सरकार के द्वारा जनता को बहुत बड़ी सुविधा दे दी गई है। अब रेट घटाकर उप जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय में जहाँ 28 रुपये का पर्चा था उसे घटाकर 20 रुपये का कर दिया गया है। अन्य जांचों के रेट भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, चाहे एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, खून की जांचें हो, सभी के रेट ईसीजी के रेट हैं, सभी के रेट काफ़ी कम कर दिए गए हैं। जहाँ 200 रुपये की ईसीजी होती थी मात्र 50 रुपये की ईसीजी होगी। इसी प्रकार एक्सरे, चेस्ट एक्सरे,
पहले 190-200 रुपये के आसपास का था, वो भी घटा के 60 रुपये का, मात्र 60 रुपये का कर दिया गया है। इस तरह खून की जांचों के रेट भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं और सभी दरों को अब CGHS के जो रेट दर हैं उन्हीं पर सबको मान्य कर दिया गया है। आगामी 26 अगस्त को जन्माष्टमी है और पूरे देश में हर कोई अपनी तरह से जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका तैयार की गई, जहां प्रभु श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा पेड़ लगाए गए। उनकी जो बाल लीलाओं से जुड़े हैं, इनमें कदम्ब, मौलश्री, कृष्णवट, कृष्ण कमल और वैजयंती के पेड़ शामिल हैं। देखा जाए तो ये पेड़ अब विलुप्ति की कगार पर हैं। ऐसे में उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी ने इन वृक्षों का संरक्षण किया। अनुसंधान केंद्र के वन क्षेत्राधिकारी मदन बिष्ट ने बताया कि उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्ण वाटिका की तैयारी की है। जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों की महत्ता और बढ़ जाती है। भक्तों के दर्शन के लिए वाटिका खुली है। वहीं इन विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिए लोगों को भी जानकारी दी जा रही है। ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। जन्माष्टमी के टाइम में इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण को 5 तरह की जो वनस्पतियाँ प्रसिद्ध उनके लिए उनको अच्छी थी, वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। कदम्ब है जिसमें वो बांसुरी बजाया करते थे। बकुल या मौलसरी है जो बहुत घना पेड़ होता है जिसमें वो छुपते थे। माखन कटोरी जिसको कहा गया कृष्ण बट, भगवान कृष्ण के नाम पर ही उसका नाम भी फाइकस कृष्णा ही पड़ा हुआ है, तो मक्खन उससे खाते थे। और कृष्ण कमल जो वो उनको प्रिय था। और वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, तो वो वैजयंती का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। तो 5 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं और यहाँ पे जो भी विजिटर आता है, आगंतुक आते हैं, वो इसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं। बढ़ते आगे खबरों में, मुस्लिम समाज के युवा भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे, जहां सैकड़ों मुस्लिम समाज के युवाओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नाजिया इलाही खान और हिंदू नेता रामगिरी महाराज नाम के व्यक्तियों ने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में अपशब्द व अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। राब तल्हा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे विवादित लोगों के खिलाफ एक्शन ले और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का कार्य करे। जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा हैं। वहीं मुस्लिम संस्था के अज्जू गाड़ा ने कहा कि मोहम्मद साहब के लिए अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू जो है बातें जाती है आगे। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है और पत्रकार जो होते हैं ये एक स्तंभ होते हैं, खंबा होते हैं जो है देश का, और आप चौथम स्तंभ है। और दूसरी बात ये कि एक रामगिरी महाराज और एक नाजिया करके 2 लोग हैं जिन लोगों को तमीज़ ही नहीं है किसी की धर्म की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है। उन लोगों ने जो है हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है उन्होंने गुस्ताखी की है, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि देखिए जिनके सदके में ये पूरी दुनिया का निज़ाम चला है, बना है, और कुछ उठाई गिरे लोग जो सिर्फ मामूली सी टीआरपी के लिए अपना नाम चमकाने के लिए जो है किसी एक धर्म को जो है टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। खराब करना चाह रहे हैं, वो सरकार का एक रवैया है कि एक आंख बंद है एक खुली हुई है। जो दूसरी साइड से लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कोई मुसलमान जरा सी भी कोई भी बात कर देगा उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि घर तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर भेजे गए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं। हम जब उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो हमारे दिल को दर्द होता है, और आप सब समझते हैं। अपोजिट के नाजिया इलाही खान और एक हिंदू नेता है रामगिरी महाराज, इन्होंने पैगंबर साहब के शान में कुछ गुस्ताखी की है, इनका कहना है। और ये चाहते हैं कि ऐसे तत्वों से समाज को खतरा होता है, उनके साम्प्रदायिक जो माहौल होता है ख़राब होता है, और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया।
उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह देहरादून में सामने आए डेंगू के मामलों को देखते हुए विकासनगर में भी स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके चलते उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में डेंगू के लिए विशेष तौर पर बनाए गए वार्ड में स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है। वहीं उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह के मुताबिक उप जिला चिकित्सालय में डेंगू को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापक इंतजाम किए गए। साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शिक्षण संस्थानों में फोगिंग करवाए जाने के साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।